हेलो एवरीवन, फिर से आपका जैसैनी क्लासेज में स्वागत है। तो हमने नर जनन तंत्र के बारे में, उससे पहले मादा जनन तंत्र के बारे में, नर जनन तंत्र के बारे में हमने शुक्राणु तक या शुक्राणुओं का निर्माण, शुक्राणु के बारे में देख लेते हैं। शुक्राणु का जो शीर्ष भाग होता है उसे हम एक्रोसोम, और एक्रोसोम को हम शुक्राणु की टोपी के नाम से भी जानते हैं। और एक्रोसोम का जो निर्माण होता है वो गोल्जी काय से होता है। और शुक्राणुओं के मध्य भाग में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो शुक्राणुओं को ऊर्जा या गति प्रदान करते हैं। एक्रोसोम में विशेष प्रकार की रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जिन्हें हम एंटी फर्टिलाइन कारक कहा जाता है। एंटी फर्टिलाइन कारक एक विशिष्ट होते हैं। देन उसके बाद में हमने लाइसिन के बारे में जाना था। लाइसिन, तो ये एंटी फर्टिलाइट कारक द्वारा अंड झिल्ली को खोलने की जो प्रक्रिया होती है वो लाइसिन कहलाती है। तो एंटी फर्टिलाइन कारक क्या होता है, इसके द्वारा जो अंड झिल्ली होती है उसको क्या करता है, ये अंदर छेदने का काम करता है या खोलने का प्रक्रिया होती है, उसे हम लाइसिन कहलाती है। देन उसके बाद में हमने हीरोक्राइन ग्रंथि, ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये आमाशय तथा किडनी के म्यूकोसा झिल्ली पर पाई जाती है। देन उसके बाद में हमने हार्मोन देखे थे। तो हार्मोन में प्रोलैक्टिन हार्मोन जिसके कार्य होता है पुरुषों में क्या करता है, पैतृकवाद को बढ़ाता है। देन महिलाओं में ये परिवार के सदस्यों के प्रति भावनात्मक लगाव पैदा करता है। उसके बाद में बहिस्रावी ग्रंथियाँ जिसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ये ग्रंथियाँ जो तरल पदार्थ के रूप में एंजाइम का स्त्राव करती है। इन ग्रंथियों की जो संरचना होती है वो नलिकाकार संरचना पाई जाती है, इसलिए इन्हें नलिका युक्त ग्रंथियाँ कहा जाता है। और इन ग्रंथियों का जो लक्षित स्थान होता है, जो टारगेट स्थान होता है, इनका जो टारगेट पैलेस होता है वो एंजाइम जहाँ से निकलते हैं वहीं कार्य करते हैं। तो वहाँ जहाँ एंजाइम कार्य जहाँ निकलते हैं वहीं पर ये इनका जो टारगेट पैलेस होता है तो वहीं पर ये कार्य करती है। इसके बाद में हमने एंजाइम की खोज करता है कोई ने। एंजाइम को सर्वप्रथम मुकनर ने मानव के मूत्र यूरिएज की खोज की थी। परिभाषा देखते हैं तो बेरासायनिक पदार्थ जो प्रोटीन से बने होते हैं उन्हें हम एंजाइम कहते हैं। तो बेरासायनिक पदार्थ जो प्रोटीन से बने होते हैं एंजाइम कहलाते हैं। और शरीर की जो जैव क्रियाएं होती है, जैव रासायनिक क्रियाएं एंजाइम की उपस्थिति में ही होती है, इसलिए एंजाइम जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। एंजाइम रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो एंजाइम होते हैं ये जो केमिकल रिएक्शंस, जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें ये भाग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लेकिन ये जो रिएक्शन होते हैं उसकी जो रेट, उसको क्या करते हैं, इंक्रीज यानी बढ़ा देते हैं अथवा डिक्रीज यानी घटा देते हैं। या तो इंक्रीज कर देते हैं या फिर डिक्रीज कर देते हैं। और ये खुद अपरिवर्तित रहते हैं, मतलब नो चेंजेबल होते हैं। देन इसके बाद में हम आँख के बारे में देखते हैं। तो आँख में जो लेक्रेमल ग्रंथि होती है जिसे हम अस ग्रंथि या हसरू ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो लेक्रेमल ग्रंथि से ही हमारे जो आँखों में आंसू आते हैं वो इसी से ही स्त्राव होता है। देन इस ग्रंथि, ये टार्सल ग्रंथि और मायोर ग्रंथि, और कान में सीरोमिनस ग्रंथि पाई जाती है। अब देखते हैं त्वचा। त्वचा पर जो श्वेत ग्रंथि होती है जिसे हम पसीना ग्रंथि या जो सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती है। देन सेवेसियस ग्रंथि होती है, ये तैलीय ग्रंथि होती है। तो हमारे चेहरे पे जो बाहर पसीने के रूप में जो तेलीय पदार्थ होता है वो सेवेसियस ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है। इसके बाद में देखते हैं हम तो मुखगुहा में। तो मुखगुहा में लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। आमाशय में हमारी जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है और छोटी आंत में ब्रूनर ग्रंथियाँ पाई जाती है। जनन तंत्र के बारे में देखा तो हमने जनन तंत्र के बारे में नरजन और मादा जनन। नर जनन में देखा था हमने शुक्राशय, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेटर या काउपर। तो शुक्राशय जो कि नरजनन तंत्र में जो शुक्राणु को निर्माण करता है, तो शुक्राशय कितना करता है, 60 से 80% जो शुक्राणु को निर्माण करता है वो शुक्राशय करता है। देन प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है वो 10 से 30%, 10 से 30% जो शुक्राणु का निर्माण करती है वो प्रोस्टेट ग्रंथि करती है। देन
उसके बाद में जो बल्बोयूरेथर जो काउफर ग्रंथि होती है वो 5 से 10% निर्माण करती है। इसके बाद में देखते हैं मोडियस। इसमें क्या होता है, ये बहिस्रावी ग्रंथि है और ये पुरुषों में पाई जाती है। ये पुरुष के को माता के प्रति प्रेम जागृत करवाती है। और मादा जनन तंत्र में उन्हें बार्थोलिन ग्रंथियाँ। इसके बाद में हम इलेक्ट्रा देखते हैं, तो ये एक बहिस्रावी ग्रंथि होती है और ये महिलाओं में पाई जाती है। इलेक्ट्रा जो ग्रंथि होती है जो महिलाओं में पाई जाती है, जबकि जो आडिफरा होती है वो पुरुषों में पाई जाती है। इलेक्ट्रा ये महिला का पिताजी के प्रति प्रेम जागृत करती है, जबकि जो आडियपरा होती है ये माता के प्रति प्रेम जागृत करवाती है। इसके बाद में हम मिश्रित ग्रंथि देखते हैं, जिसे हम मिक्स्ड ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। तो ये ग्रंथियाँ जो अंतःस्रावी तथा जो बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है, उसे हम मिश्रित ग्रंथियाँ कहा जाता है। तो जो मिश्रित ग्रंथि होती है वो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों की तरह ये कार्य करती है। और ये ग्रंथि होती है जो हार्मोन तथा जो एंजाइम दोनों का क्या करती है, ये स्त्राव करती है। इसका जो एग्जाम्पल देखते हैं तो अग्नाशय ये बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों का ये एक तरह से ये मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ये शरीर की जो दूसरी सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो अग्नाशय ग्रंथि है। देन इसके बाद में देखते हैं शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत, और शरीर की सबसे जो बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है वो यकृत है। और शरीर की सबसे छोटी जो बहिस्रावी ग्रंथि है वो श्वेत ग्रंथि है, जिसे हम पसीना ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। और शरीर की सबसे जो बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो थायराइड ग्रंथि होती है। और शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो पीयूष ग्रंथि होती है, जो मटर के दाने के समान होती है। और ये हाइपोथैलेमस से मस्तिष्क में ही उपस्थित होती है। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो मिश्रित ग्रंथि, जिसे हम बोल सकते हैं वो अग्नाशय ग्रंथि होती है। और शरीर का सबसे बड़ा जो आंतरिक अंग होता है, जो इंटरनल जो ऑर्गन्स होता है शरीर का, यानी बॉडी पार्ट्स का जो सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो यकृत होता है। और शरीर का जो सबसे बड़ा अंग, जो शरीर के हम सबसे बड़ा अंग की बात करते हैं, तो आंतरिक सबसे बड़ा अंग होता है वो तो यकृत होता है। और जो सबसे बड़ा अंग होता है वो हमारी स्किन यानी त्वचा होती है। देन इसके बाद में हम फिरोमोन्स या एम्सो हार्मोन के बारे में बात करते हैं। तो इसकी जो खोजकर्ता देखते हैं, तो खोजकर्ता कार्लसन और सर्वप्रथम रेशम कीट से जो प्राप्त बाविकॉल फेरोमोन्स का अध्ययन किया गया था। फेरोमोन्स बहिस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। तो बहिस्रावी ग्रंथियों से ये फेरोमोन्स निकलते हैं। तो फेरोमोन्स जंतुओं के शरीर से निकलते हैं एवं अपनी जाति के सजीवों के साथ ये आचरण, व्यवहार तथा लिंग को प्रभावित करते हैं। फेरोमोन्स होते हैं जो वाष्पशील पदार्थ है, जो वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरित होते हैं। जो फेरोमोन्स होते हैं वाष्पशील पदार्थ होते हैं जो वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ही क्या करते हैं, संचरित यानी गति करते हैं। फेरोमोन्स का जो लक्षित स्थान होता है, जो टारगेट पैलेस होता है, वो दूर होता है, इसलिए इन्हें हम एक्सो हार्मोन कहा जाता है। फेरोमोन्स होते हैं वो तीन प्रकार से होते हैं, लिंग फेरोमोन्स और समूहन फेरोमोन्स और सचेतक फेरोमोन्स। तो लिंग फेरोमोन्स ये क्या होते हैं, जंतुओं के जो शरीर से निकलते हैं, जो अपनी ही जाति के सजीवों के जो लिंग को प्रभावित करते हैं। तो ये जो जंतु के शरीर से निकलते हैं तथा अपनी ही जाति के जीवों के लिंग को ये इफेक्टेड यानी प्रभावित करते हैं। जैसे कस्तूरी मृग की खुद नाभि में क्या होता है, मस्कोन होता है, और उसको ये सूंघता सूंघता क्या कर देता है, भटकता रहता है। तो ये खुद को ही क्या करते हैं, खुद की लिंग को ही क्या करते हैं, ये प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार रेशम कीट, इसमें क्या होता है, वो भी कॉल होता है। देन इसके बाद में हम सचेतक फेरोमोन्स, ये जंतु के शरीर से निकलते हैं, जो अपनी ही जाति के जंतुओं को क्या करते हैं, खतरे का आवास करवाते हैं। तो सचेतक में क्या होता है, सचेतक मतलब सचेत होना। ये जंतुओं के शरीर से निकलते हैं तथा अपनी ही जाति के जंतुओं को क्या करते हैं, ये खतरे का आवास करवाते हैं। जिस प्रकार से देखते हैं तो चींटियों से जो फॉर्मिक अम्ल
तो चींटी से फॉर्मिक अम्ल निकलता है। जब कोई चींटी मर जाती है तो इससे क्या करती है, गंध निकलती है और वो गंध आना बंद हो जाता है। तो चींटी अगर गलती से वो सो जाती है तो ये उस चींटी को मरा हुआ समझ लेते हैं, तो उसे ये अपने झुंड से अलग कर देते हैं या फिर उन्हें खुद ही उनका भक्षण करने लग जाते हैं। देन इसके बाद में देखते हैं हम समूहन फ्रोमोन्स। तो समूहन मतलब समूह में रहते हैं ये, तो जंतुओं के शरीर से निकलते हैं तथा अपनी ही जाति के जो जंतुओं को समूह में बांध कर रखते हैं। तो समूहन मतलब समूह में बांध कर रखना, और सचेतक मतलब इन्हें अलर्ट करते हैं, मतलब आवाज करवाते हैं, मतलब खतरे का, मतलब खुद ही अपनी जाति। तो इसमें देखते हैं जैसे मधुमक्खी से ये सामाजिक कि जिसे जीरे की जाल। देन इसके बाद में देखते हैं फेरोमोन्स का जो उपयोग होता है ये इत्र उद्योग तथा जो कीटों में किया जाता है, कीटों के नियंत्रण में किया जाता है। तो फेरोमोन्स होते हैं, इसका उपयोग होता है इत्र एवं उद्योग तथा जो कीटों के नियंत्रण में इसका उपयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आपका नेक्स्ट चैप्टर जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।